तो ये फाइल्स है, इसका वाइवा होना आपका, और एक साथ कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट उसका वाइवा होना। तो आपने ये 3 फाइल्स ये वाली कॉपी करके फ्लैश में रख लेनी है। प्रेजेंटेशन, कोड और फाइनल रिपोर्ट, इनका वहाँ पे कुछ नहीं होना, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि आपके पास प्रोजेक्ट का पहला रिकॉर्ड जो है वो फ्लैश में अवेलेबल है, इसका वाइवा होना है। और कुछ 4-5 क्वेश्चन वो इससे पूछेगा सुपरवाइज़र, फीमेल है या मेल है जो भी है, वो इससे 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 इससे पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका वाइवा होना है फाइनल प्रेजेंटेशन का, उसके बाद होना है आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट कोर्स कौन सा है, तो वो आपने बता देना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो उससे पूछेंगे। तो इसकी तैयारी बाद में करते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जब आपका वाइवा आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो ये फ्लैश में होंगी आपके पास आपकी ये फाइल्स। तो ये फ्लैश आपने अपने जब आपका टाइम आएगा, बारी आएगी, आपने जाते ही एक तो वहाँ पे उनको कह देना है कि हमारा इतने टाइम पे वाइवा है, ताकि वो भी ना बैठे रहें, आप भी ना बैठे रहें, ठीक है। तो उनको बता देना है कि हमारा इतने टाइम पे वाइवा है, वो सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करेंगे, उनको बता देना सुपरवाइज़र का नाम भी, और फ्लैश उनको दे देनी है, वो खुद ही आपसे मांग लेंगे, उनको कह देना कि फ़ाइनल वाइवा हमारा। तो फ्लैश लेके वो अपने सिस्टम पे जाएंगे, फ्लैश लगाएंगे और आपकी फ्लैश में से ये वाली फ़ाइल डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे ऐसे। अब ये फ़ाइल जो है इसका ये पूरे वाइवा में ये फ़ाइल खुली रहनी है, कोई और फाइल नहीं खोलनी। वो जो पहले फ़ाइल आपको बताई ये वाली, वो सिर्फ आपकी तैयारी के लिए, आपने अभी घर पे पढ़नी है ऐसे करनी, लेकिन पूरे वाइवा टाइम पे ये फ़ाइल प्रेजेंटेशन ओपन रहनी है। अब इस फाइल को ये फ़ाइल वो खोलेगा, वहाँ पे जो मैनेजमेंट में है बंदा, वो चला के साथ कॉल करेगा सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र जो है वो उसके साथ कॉल जब स्टार्ट हो जाएगी तो स्क्रीन शेयर भी वो कर देगा, या आप उसे कह देना स्क्रीन शेयर भी कर दें। और जब आपकी सुपरवाइज़र से बात होगी तो सुपरवाइज़र देखेगा स्क्रीन शेयर पे कि आपने ये भी प्रेजेंटेशन भी खोली हुई है फ़ाइल पावर पॉइंट वाली ये वाली, तो तब वो आपको कहेगा कि इसको फुल स्क्रीन करें और स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ, तो F5 प्रेस करने से भी ये फुल स्क्रीन हो जाती है इस तरह। और ये फुल स्क्रीन बंद कैसे होगी, वो एस्केप वाला बटन जो है इससे। दूसरा, अगर आपने करना है मैनुअली करना है तो स्लाइड शो में जाना है, और यहाँ से आपने फ्रॉम बिगिनिंग से आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। वापस एस्केप से मैं इसे ख़त्म करता हूँ अभी। तो यहाँ से आने का कि हमें क्या फ़ायदा है कि यहाँ से हम करंट स्लाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर तो मैं हूँ चौथी स्लाइड पे, ठीक है, और मैं फुल स्क्रीन करना चाहता हूँ तो F5 प्रेस करूँगा तो ये मुझे शुरू से ले जाएगा। लेकिन अगर मैं चौथी स्लाइड पे हूँ, ऐसे यहाँ पे अभी फुल स्क्रीन नहीं है और मैं चाहता हूँ कि चौथी से ही फुल स्क्रीन हो, तो फिर फ्रॉम स्लाइड शो में आके फ्रॉम करंट स्लाइड से, तो ये चौथी से ही वो करेगा। तो पहली से आते हैं और स्टार्ट करते हैं। वो आपको कहेगा कि करें प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट। तो F5 प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना, बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने, और अपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो बोलना है आपने कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल है ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है। बस इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाना। आपने ग्रुप मेंबर इंट्रोडक्शन देना अपना। तो आपने कहना है कि मेरा नाम ये है, हमारा ग्रुप आईडी ये है, मेरा आईडी ये है, मेरे ग्रुप पार्टनर का आईडी ये है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा डिस्क्राइब कर देना अपने ग्रुप के बारे में कि हमने ये वर्किंग की है इस पर। बस इतना ही, इसमें और ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आके आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट का। तो इसमें आपने जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था कि कैसे वहाँ पे पहले भी जो वाइवाज होते रहे हैं, अभी जो प्री कोडिंग वाइवा पहला हुआ था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने पहले ज़बानी इंट्रोडक्शन देना है। तो एक और बात कि जैसे ये चल रही है अभी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन चल रही है, आपने बिल्कुल ऊपर से पढ़ के नहीं बताना,
जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐसे नहीं ऊपर से पढ़ते जाना और बताते जाना, ऐसे नहीं है। आपने उर्दू में आसान अल्फाज में अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है। ये सिर्फ स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ आपको हम नेक्स्ट या पीछे जाके हम सिर्फ हमें पता चलता रहता है कि हमने कौन सी स्लाइड पे कौन सी बातें करनी है। तो अभी इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है तो ये ऐसे खड़ी है और आपने उर्दू में सारा बयान करना है। तो अब ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन मैं आपको वैसे भी बता दूंगा, व्हाट्सएप पे वॉइस कर दूंगा कैसे आपने इंट्रोडक्शन देना है। तो इसमें अभी जो है वो इस स्लाइड शो में जो आ रहा है आपको नज़र, वो ये है कि हमारे इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऑब्जेक्टिव है वो कि मेडिसिन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है उसको ऑटोमेट किया जा सके, जो कि हेल्प करेगा कि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो सकें सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और वैल्यूएबल डाटा जो है वो स्टोर हो सके। आपको पता था कि एप्लीकेशन के साथ हमारा एक डाटाबेस भी था, तो डाटाबेस में इंफॉर्मेशन हमारी डाटा जाके स्टोर होता था, तो स्टोरेज भी होती रहती है फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। उसको एक्सेस करना भी इजी हो जाता है, उसको इस्तेमाल या मैनिपुलेट करना भी इजी हो जाता है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो अपना अकाउंट बना सकता है इस एप्लीकेशन पे। तो ऐसे ही आपने ये डिस्क्राइब करते जाना है। पहले तो थोड़ा बताया आपने कि इस प्रोजेक्ट का या इस सॉफ्टवेयर का हमारा मकसद क्या था कि सिस्टम को ऑटोमेट किया जा सके, डाटा की स्टोरेज की जा सके, डाटा को एक्सेस किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके, सारा कुछ कंप्यूटराइज हो सके। फिर आपने बताना है कि उसके एप्लीकेशन के अंदर क्या है। आपने बताना है कि एक तो अनरजिस्टर्ड यूज़र है, जो विजिटर है, वो तो है कि वो उसका ना अकाउंट है, वो सिर्फ आके सर्च कर सकता है। जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो अपना अकाउंट बना सकता है विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, मतलब कि वो अपना एक नाम देगा, अपना ईमेल एड्रेस देगा, अपना एक पासवर्ड चूज़ करेगा और इस तरह से वो अपना अकाउंट बनाता है। यूज़र कैन सर्फ दी, चले ये तो इंग्लिश में, मैं वैसे बताता हूँ उर्दू में, कि वो मेडिसिन आइटम्स को की कैटेगरीज भी देख सकता है। था ना कैटेगरीज उसमें थी, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो सर्चिंग भी कर सकता था प्रोडक्ट्स को, मेडिसिन प्रोडक्ट्स को, उनको कार्ट में भी डाल लेता था। ऑनलाइन पेमेंट की तरफ फिर वो रीडायरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यूज़र जो है वो अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, कैंसिल तो नहीं हो गया, या मेडिसिन तो नहीं उनके पास ख़त्म हो गई, या जैसा भी है। तो इस मेडिसिन ऑर्डरिंग सिस्टम में एडमिन है जो हैंडल करता है फंक्शनैलिटीज़ कौन कौन सी, जैसे कि मेडिसिन नई ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना, वो इसके काम थे। या मेडिसिन को एनेबल या डिसेबल कर देना कि अभी मेडिसिन ख़त्म हो गई है स्टोर में तो उसको डिसेबल कर दे ताकि वो सर्चिंग में ना आए, उसके ऑर्डर ही ना जनरेट हो सकें। और इसके अलावा अवेलेबिलिटी उसकी थी, एक्सपायरी डेट्स। एडमिन हैव अथॉरिटी टू व्यू ऑर्डर डिटेल्स, और ऑर्डर्स को वो मैनेज कर रहा था। जब कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करता है तो वो एडमिन के पास आते हैं, तो एडमिन उनको फर्दर प्रोसेस करता था कि वो डिलीवरी की तरफ है या इन प्रोसेस है, जैसा भी है, वो स्टेटस को अपडेट कर सकता था। तो साथ ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी नोट होती रहती थी वो। तो हमारी इस एप्लीकेशन के यूज़र्स कितने हुए, एडमिन, कस्टमर, विजिटर, ठीक है। अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया वो मैं थोड़ा डीपली समझा रहा था सारा। इसका जो मेन आपने जैसे वहाँ पे करना है, समझाना है, वो ये है कि आपने कहना है कि हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है, जिसका मकसद था या जिसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऑटोमेट करना मेडिसिन सिस्टम को, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना, और जिससे डाटा जो है एप्लीकेशन में स्टोर भी होता रहता है, हमें चाहिए तो हमें उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, ईजी हो जाता है। साथ जो यूज़र्स हैं इस एप्लीकेशन के वो 3 हैं मेन यूज़र्स, चौथा भी है एक, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि 4 यूज़र्स हैं। एक अनरजिस्टर्ड यूज़र है, वो सिर्फ सर्च कर सकता है, सर्च मेडिसिन वाले पेज पे, वो ऑर्डर नहीं कर सकता। ऑर्डर करने के लिए उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा, जब वो अकाउंट बनाएगा तो वो कस्टमर बन जाएगा, वो विजिटर नहीं रहा। तो मेन तो 3 ही जो हैं यूज़र्स जो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले। कस्टमर है वो प्रोडक्ट्स सर्च करता है कैटेगरी वाइज, जो सर्च करता है, फिर उन्हें कार्ट में डालता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है। जो एडमिन है उसको रिसीव होते हैं
सॉरी मैं 4 यूज़र्स कह गया था, टोटल हैं ही 3, एडमिन है, कस्टमर है, विजिटर है। मैं समझ रहा था कोई और भी है इसमें। तो कस्टमर है जो ऑर्डर प्लेस करता है, एडमिन जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करता है, तो स्टेटस को अपडेट कर देता है कि अब आपकी चीज़ इन प्रोसेस है, अब डिलीवर की जा रही है, अब डिलीवर हो गई है, ठीक है, कंप्लीट, वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है फिर। तो कस्टमर जो है उतनी उस दौरानिए में अपना स्टेटस भी देखता रहता है कि अब मेरी चीज़ मुझे मिल रही है, अब मुझे डिलीवर हो गई है, अब उसका स्टेटस कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। इस स्लाइड पे आके आपने ये इंट्रोडक्शन देना। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता है आपका प्रोसेस मॉडल डायग्राम। इस आगे कुछ डायग्राम्स और भी आएंगी, तो उन डायग्राम्स में मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये डायग्राम्स हमने कब बनाई थी या किस डॉक्यूमेंट में आती हैं। हमारी सबसे पहले जो हमारी असाइनमेंट्स कितनी सबमिट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो बात शुरू कहाँ से हुई थी कि एक प्रोजेक्ट फाइल दी थी सुपरवाइज़र ने कि ये लो और इस पर आपने 1 साल वर्क करना है, और उसमें सबसे पहले SRS सबमिट की गई, उसके बाद डिज़ाइन फेज़ सबमिट हुआ, फिर टेस्ट फेज़ सबमिट हुआ, फिर टेस्ट फेज़ का वाइवा हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने वाइवा जब पास हो जाता है तो फिर हम 4th सेमेस्टर में आ जाते हैं। तो तब वो हमें कहते हैं कि आप अब फुल मेडिसिन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो बनाओ। टेस्ट फेजेस पास करके हम आते हैं अपने फुल एप्लीकेशन की तरफ, के वो हमें कहते हैं कि वो बनाओ। वो जब बना के सबमिट किया तो साथ उसका प्री कोडिंग वाइवा जो आपका इससे पहले अभी लास्ट हुआ था, वो प्री कोडिंग वाइवा था, उसी एप्लीकेशन का वाइवा हुआ था। ये चीज़ें साथ आपने एक प्रेजेंटेशन बना के सबमिट की थी और फाइनल रिपोर्ट भी बना के सबमिट की थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी जो डायग्राम्स आएंगी, तो ये इनमें से मोस्टली चीज़ें उधर से ही ली गई हैं और प्रेजेंटेशन बनाई गई। तो अभी ये जो डायग्राम है ना, ये पहले कभी नहीं आई, ना किसी डॉक्यूमेंट में हमने बनाई। ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए फ़र्ज़ी बनाई है हमने, ठीक है। इसका मकसद है कि इसको असल में ये प्रेजेंटेशन का उन्होंने हमें फॉर्मेट एक दिया कि आप इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करो और प्रेजेंटेशन बनाओ, तो ये फिर आपने बनाई। इसमें सबसे पहले जो डायग्राम आ रही है इंट्रोडक्शन के बाद, वो है प्रोसेस मॉडल डायग्राम। इसको डाटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, DFD। इसका मकसद होता है कि आपका जो सिस्टम है क्या, सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब वही आपका वो सॉफ्टवेयर ही है जो ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर मैं एप्लीकेशन कहूँ, सिस्टम कहूँ, जो भी कहूँ, वो एक ही चीज़ है। तो हमारा सिस्टम को अगर समझाया जा सकता है कि कहाँ से कैसे काम हो रहा है, तो वो डाटा फ्लो डायग्राम के ज़रिए, इस डायग्राम के ज़रिए, या प्रोसेस मॉडल डायग्राम भी इसे कहते हैं। तो आप जब इस स्लाइड पे आएंगे वो प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपने कहना है कि ये हमारा प्रोसेस मॉडल डायग्राम है या डाटा फ्लो डायग्राम है। इसमें पूरे सिस्टम की वर्किंग या उसमें डाटा का जो फ्लो हो रहा है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। वो कैसे हुआ हुआ है इसको हम समझते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को ना सबसे पहले 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। वो लेयर्स कौन सी हैं? ये रेड लाइन जो जा रही है, ये इन्हें डिवाइड कर रही है। तो ये रेड लाइन से देखें, ऊपर वाला एरिया ये टॉप लेयर है, ये पहली लेयर है। रेड लाइन से अगली रेड लाइन तक जो मिडल का हिस्सा है, ये मिडल लेयर है, दूसरी लेयर। और उसके बाद ये नीचे वाला एरिया, ये थर्ड लेयर है। तो मकसद था कि एक बंदा जो उस सिस्टम को इस्तेमाल करने लगा है, चाहे वो कस्टमर है चाहे एडमिन है, वो बैठा है, उसके सामने सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो कैसे वो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है और वो सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझाना इस डायग्राम के ज़रिए। तो टॉप पे देखें 3 यूज़र्स हमने मेंशन किए हैं, कस्टमर, एडमिन, विजिटर। और अब ये देखें तो जैसे मैं बैठा हूँ सिस्टम के आगे, तो ये जो लेयर है ये वो वाली है, और मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ? सिस्टम के साथ, एप्लीकेशन के साथ। मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैं अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ भी सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं सिस्टम के साथ। तो आगे जो सिस्टम है वो है ये वाली मिडल लेयर या हमारा सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर है क्या?
हमने देखा था कि वो सॉफ्टवेयर बना कैसे, उसके तो PHP पेजेस ही थे पीछे, सारे कोडिंग फाइल्स ही थी ना, सारी कोडिंग फाइल्स को मिला के हम वेब सर्वर में रखते थे तो वो चलती थी, तो वो सॉफ्टवेयर हमें चलता हुआ दिखाई देता। तो ये सिस्टम ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग सिस्टम ये एक्चुअली है क्या, ये वेब पेजेस ही हैं जो कि हमारी इस डिस्क के ऊपर सेव हुए हैं और ये चल रहे हैं। और इसके नीचे जो लेयर है वो डाटाबेस की है। तो हमने देखा कि हमारी एप्लीकेशन के साथ डाटाबेस का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो फिर एक थर्ड लेयर बन जाती है। अब मैं अगर देखूं कि मुझे फ़र्ज़ करें, मैं आपको फेसबुक की मिसाल देता हूँ। अब मैं मेरे सामने फेसबुक का पेज ओपन है, लॉगिन पेज, और मैं बैठा हूँ, मैं उसके ऊपर आईडी पासवर्ड देता हूँ। क्या मुझे पता है कि उनका डाटाबेस कैसा है? मुझे तो नहीं ना दिखाई दे रहा। या उनके डाटाबेस में कितने यूज़र्स हैं, कितनी रिकॉर्ड्स हैं, क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये मैं इस लेयर पे बैठा हूँ और वो बिल्कुल एंड वाली लेयर है डाटाबेस वाली। मेरे और डाटाबेस के दरमियान एप्लीकेशन है, यानी वो फेसबुक है। तो मैं फेसबुक को देख रहा हूँ, फेसबुक आगे अपने डाटाबेस को देख रही है, ठीक है। तो ये दरमियान में हमारा वो सिस्टम होगा, फेसबुक कह लें उसे, अपना सिस्टम कह लें, VULMS कह लें, या कोई भी एप्लीकेशन है। तो वर्किंग समझने के लिए हमने इस अपने सिस्टम की 3 बाउंड्रीज लगाई। और ये देखें, अभी कस्टमर हो या एडमिन हो या विजिटर हो, वो किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है? सिस्टम के साथ। डायरेक्टली डाटाबेस को कॉल नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं है कि पीछे डाटाबेस है या नहीं। तो कस्टमर हो, एडमिन हो, विजिटर हो, वो रिक्वेस्ट करता है सिस्टम को बाउंड्री क्रॉस करके। तो बाउंड्री तो खैर हमने फर्जी लगाई है, होती नहीं है ये। तो रिक्वेस्ट करता है सिस्टम को, सिस्टम चाहे तो फ़ौरन वापस रिस्पांस दे दे, या रिस्पांस के बजाय वो आगे डाटाबेस को कॉल कर दे कि मुझे कुछ डाटा चाहिए, मैंने ऊपर कस्टमर को वापस डाटा देना है, उसको चाहिए। तो इधर से डाटाबेस से वो डाटा लेगा और इस एप्लीकेशन के पास आएगा, फिर वो आगे कस्टमर को दिखाएगा। तो अब एक डाटाबेस है क्या, उसकी अपनी डाटाबेस फाइल्स हैं साथ, जो वो प्रोसेस करके वो डाटा ऊपर एप्लीकेशन को पहुंचा देता है। ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, इनके नाम है, ये यूज़र वेब सर्वर बाउंड्री है। ये मिडल लेयर जो थी ना, मैंने आपको बताया कि ये हमारा सिस्टम ही है। और सिस्टम है क्या, वो एक्चुअली एक सर्वर ही चल रहा है, वो जो हमने वैम्प सर्वर जैसे देखा था, वैम्प सर्वर चल रहा है, उसी में एप्लीकेशन चल रही है। तो वो एप्लीकेशन वाला एरिया, तो मिडल लेयर को हम सर्वर एरिया कहते हैं, टॉप वाली को यूज़र एरिया, बॉटम वाली को डाटाबेस एरिया। तो इनको अगर इस बाउंड्री को मैं नाम दूँ तो वो यूज़र और वेब सर्वर, यूज़र/वेब सर्वर बाउंड्री इसको नाम दे सकते हैं। और ये वाली वेब सर्वर/डाटाबेस बाउंड्री बन जाएगी। तो अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। कस्टमर होना चाहता है लॉगिन, या इससे भी इजी एग्जांपल ले लेते हैं। कस्टमर अपना, या विजिटर को कहते हैं, विजिटर अपना अकाउंट बनाना चाहता है, अकाउंट क्रिएट करना चाहता है। तो वो अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेगा तो एप्लीकेशन को मैसेज मिलेगा कि मैंने फॉर्म खोलना है अकाउंट वाला, वो दिखा देगी, फ़ौरन ही रिस्पॉन्स कर देगी विजिटर को कि आप ये फ़िल करो, नाम दो, ईमेल दो, ये चीज़ें फ़िल करो। फिल करने के बाद जब वो रजिस्टर पे क्लिक कर देगा बटन पे, तो फिर डाटा आएगा एप्लीकेशन के पास कि ये यूज़र ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिलीवरी एड्रेस, अपना पासवर्ड और ईमेल, सारी चीज़ें दी, वो इसके पास मिल जाएंगी। अब इसने वापस रिस्पॉन्स नहीं करना, अभी आगे डाटाबेस में कोड डाटा भेजेगा कि आप इसको सेव करो। डाटाबेस के अंदर एक यूज़र्स वाला जो टेबल है उसमें डाटा जाएगा, डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जब सेविंग के बाद एक मैसेज आएगा इसको कि डाटा मैंने सेव कर लिया है। तो ये आगे रिस्पांस उसको विजिटर को कर सकता है कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। ये वर्किंग आपने समझानी है। मैंने तो बहुत डीपली समझा दिया, अब आपने मोटी मोटी चीज़ें ही बतानी है। अब वो इससे ज़्यादा जितना मैंने समझा दिया ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट जो है स्लाइड, उसमें आपकी 1 मिनट भी काफ़ी है। आप एक स्लाइड पे 1 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन वो आपको कह सकते हैं कि आप अगर, तो उन्होंने ये एक, जैसे ये अभी मैंने स्लाइड ओपन की है, तो फ़र्ज़ करें इसको आपने 1 मिनट डिस्क्राइब कर लिया, आपने अपनी तरफ से सोचा कि मैंने सारा डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन उनका इरादा होगा आपको थोड़ा खपाने का। तो वो आपको कहेंगे अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे ना आ जाएं, मुझे बताएं कि
आपने जो बताया है वो ठीक है, मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है, फलां क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो आपको 2 या 3 मिनट भी लगवा सकते हैं उसी पे, ठीक है। तो आपने जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इससे हट के नहीं वो पूछेंगे, ठीक है। तो अभी इस स्लाइड पे आए हैं, तो ये डायग्राम है कौन सी, इसको कहते हैं यूज़ केस डायग्राम। ये आपकी जो सबसे पहली असाइनमेंट थी SRS, उसमें हमने बनाई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम आपने कब बनाई थी, या कब आपको ख्याल आया कि ये बनानी चाहिए। तो SRS जो सबसे पहली असाइनमेंट थी, उस असाइनमेंट का मकसद था कि आप रिक्वायरमेंट्स जो हैं सिस्टम की, या आप एक साल आगे पूरा साल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट में या उस सॉफ्टवेयर में आप बनाएंगे क्या क्या। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, लॉगिन सिस्टम होगा, रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, उसमें ऑर्डर किया जाएगा, सर्चिंग होगी, बहुत सारे काम होंगे। वो सारे काम उस पहली असाइनमेंट में हमने लिख के या डायग्राम्स के ज़रिए बताया कि ये उस सॉफ्टवेयर में चीज़ें होंगी। व्हाट पे बेस कर रही थी वो हमारी SRS, कि क्या क्या सिस्टम में होगा। उसके बाद जो दूसरी थी असाइनमेंट डिज़ाइन फेज, वो हाउ पे बेस करती है कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। जो चीज़ें पहले हम बता आए हैं कि ये जो चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, वो हमने फिर उनकी फंक्शनैलिटी समझाना शुरू कर देनी है डिस्क्रिप्शन से और डायग्राम से, कि ये चीज़ें काम कैसे करेंगी। तो उसकी भी डायग्राम्स आएंगी। फ़िलहाल ये SRS पहली असाइनमेंट की डायग्राम है, ये उसमें हमने बनाई थी, और इसका नाम जो है वो यूज़ केस डायग्राम है। अब इसका नाम ये क्यों है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों है। इससे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं अगर सॉफ्टवेयर एक बनवाना चाहता हूं, और मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में गया हूं, वहाँ पे जो बंदा बैठा था डील करने वाला, मैंने उससे कहा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। उसने कहा ठीक है, आप बताओ क्या क्या बनवाना है। मैंने उसको कहा कि उसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ज़बानी बता के मैं उठ के आ गया। उसने मुझे कहा था कि 30 दिन बाद आ जाना, आप ले जाना, ठीक है। तो मैं गया, तो उसने कुछ और ही बनाया हुआ था, क्योंकि वो भी भूल गया कि क्या क्या बनाना था। या मैं गया, मैं क्लेम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैंने तो आपको वो भी कहा था कि ये चीज़ भी हो, आपने नहीं बनाई, मेरे पास अब टाइम भी नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया, तो आपने बनाई क्यों नहीं। तो मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि चीज़ आपके भी समझ में आए, जो डील करने वाला है उसके भी समझ में आए, उसने आगे डेवलपर्स को देना है कि आप ये चीज़ बनाओ, उनके भी समझ में आए। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन पहली असाइनमेंट थी। उसका मकसद ये था कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जा सकें, मेंशन की जा सकें सारी, कि ये बनेगा, उससे फिर कोई बंदा भाग नहीं सकता। तो ये डायग्राम जो है ना, ये एक ही डायग्राम में पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि उसमें बनाना क्या क्या है, ठीक है। आपको इस डायग्राम में जो ये ओवल्स नज़र आ रहे हैं, ये दायरे, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इन्हीं को यूज़ केस कहते हैं, इसको भी यूज़ केस कहते हैं, यूज़ केस, यूज़ केस, यूज़ केस, यूज़ केस। तो इसको यूज़ केस कहते हैं। तो ये इतनी यूज़ केसेस हैं इसमें, इसलिए इस पूरी डायग्राम को यूज़ केस डायग्राम कहते हैं। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये सारा बॉक्स, इसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। ये अब मैं जो आपको नाम बताई जा रहा हूँ, यूज़ केस, सिस्टम बाउंड्री, ये चीज़ें, ये आपके MCS में या MIT में आपकी एक किताब थी CS 504 शायद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली। उसमें ना इन चीज़ों के नाम बाकायदा हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाकायदा नोटेशंस हैं, नाम हैं इन चीज़ों के। तो आपसे अगर वो पूछते हैं कि ये बॉक्स सा क्या है, तो आपने यही नहीं कह देना कि ये बॉक्स है या ये एक बंदा खड़ा हुआ, ऐसे नहीं कहना। इनके नाम है प्रॉपर, वो आप अगर बोलते हैं वहाँ पे, तो उनको पता चलता है कि आपने वाकई पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई भी हैं, और आपको इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले नाम भी पता है, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसमें ये जो बॉक्स था, इसका नाम है सिस्टम बाउंड्री, कि ये सिस्टम है, इसके अंदर अंदर जो है यही बनाना है, इसके बाहर जो है वो हमने नहीं बनाना। तो ये एक किस्म का स्कोप हो जाता है कि इसके अंदर अंदर, और बाहर हमने यूज़र खड़े कर दिए, यूज़र और एडमिन, ठीक है। तो एक्चुअली तो इन दो की हैं वो फंक्शनलिटीज़ जो ये करेंगे, जो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। तो यही सॉफ्टवेयर नहीं, कोई और सॉफ्टवेयर भी हो, उसको जितने लोग भी उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको सबको हमने बाहर खड़ा करना होता है
कि ये अच्छा, इनको नाम क्या है, इनको हम क्या नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देते हैं, इनको कहते हैं एक्टर। ठीक है, एक्टर, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है। और अंदर क्या है, यूज़ केसेस हैं। और एक लाइन जो एक्टर को यूज़ केस के साथ मिला रही है, इसको कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन, वो एक एक्टर को एसोसिएट कर रही है एक फंक्शनैलिटी के साथ कि ये बंदा, अभी देखें एडमन, ये एक्टर इस लॉगिन वाली यूज़ केस के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि जब एप्लीकेशन चलेगी, बन जाएगी, तो एडमन लॉगिन हुआ करेगा, एडमन मैनेज किया करेगा मेडिसिन कैटेगरीज़ को, एडमन ट्रांजैक्शंस देख लिया करेगा, एडमन यूज़र्स को भी देख लिया करेगा, एडमन ऑर्डर्स को भी देख लिया करेगा। और जब वो ऑर्डर को देखा करेगा तो वो आगे प्लेस्ड ऑर्डर्स को भी देख सकता है, डिलीवर्ड ऑर्डर्स को भी देख सकता है। कुछ एक्सटेंड हो रहा है, एक बड़ा काम आगे छोटे कामों में एक्सटेंड हो रहा है। इसी तरह मेडिसिन आइटम्स को भी मैनेज कर रहा है। यूज़र क्या कर रहा है, वो एक तो लॉगिन हो रहा है वो भी, और चीज़ें अपना कार्ट देख सकता है, ठीक है, पेमेंट कर सकता है, आइटम्स सर्च कर सकता है, उन्हें ऐड कर सकता है कार्ट में, और फिर कंफर्म करता है, पेमेंट के साथ उसकी कंफर्मेशन होती है, अपना ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकता है, रजिस्टर हो सकता है इस तरह से। तो इस तरह से अब एक्टर हो गया, यूज़ केस हो गई, एसोसिएशन लाइन हो गई। इनमें और आगे क्या चीज़ है, एक बड़ी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड हो रही है। जैसे एडमन मैनेज कर रहा है मेडिसिन आइटम्स को, ये एक जेनेरिक टर्म होगी कि वो मेडिसिन आइटम्स को कर रहा है, लेकिन अगर हम डीपली देखें कि वो कर क्या रहा है, तो वो मेडिसिन आइटम्स को देख भी सकता है, नई ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है, एनेबल भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। सही है, तो एक्सटेंड हो रही है। अब एक्सटेंड के लिए जो लाइन लगी है वो डैश्ड है, वो जो एसोसिएशन वाली थी उस तरह की नहीं है, डैश्ड है। उधर से वो छोटी फंक्शनैलिटी से बड़ी की तरफ उसका तीर का निशान है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो वो ये डिलीट मेडिसिन आइटम एक्सटेंड हो रही है उसी बड़ी मैनेज मेडिसिन आइटम्स से। तो ये कहीं कहीं एक्सटेंड वाला आ रहा है। एक और जो है डिफरेंट चीज़, वो यहाँ पे इंक्लूड वाली है। तो इंक्लूड क्यों, यूज़र लॉगिन हो रहा है, ठीक है, लॉगिन एक्चुअली वो काम है जो ये करना चाह रहा है, लेकिन लॉगिन होने के लिए, लॉगिन एक फंक्शनैलिटी है, लॉगिन होने के लिए वेरिफिकेशन चाहिए। अगर वेरिफिकेशन ही नहीं हुई तो वो किस बात का लॉगिन, ठीक है। तो अगर मैं फेसबुक पे लॉगिन होने लगा हूँ और मेरा पासवर्ड चेक ही नहीं किया जाता, मैं जो पासवर्ड भी दूँ वो लग जाए, चेक ही नहीं किया जाता कि मेरा है भी पासवर्ड या नहीं, और मुझे लॉगिन कर दे, उसका फ़ायदा नहीं है। तो लॉगिन के साथ इंक्लूड की हुई है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब कि मेरा पासवर्ड अपने डेटाबेस वाले पासवर्ड से वो मैच करें, अगर मैच होता है तो लॉगिन करें, अदरवाइज लॉगिन ना करें। एक होती है वेरिफिकेशन, एक है वैलिडेशन। दोनों चीज़ें लॉगिन के साथ इंक्लूड की हुई हैं। वेरिफिकेशन का पता चल गया आपको कि मेरा पासवर्ड लेगा वो और अपने डेटाबेस से पासवर्ड मंगवाएगा, दोनों को मैच करेगा और उससे वो लॉगिन कर देगा, मैचिंग अगर होती है, अदरवाइज एरर देगा। वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन होती है चेक करना कि मैं लॉगिन हो रहा हूँ, मैं जो ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ क्या उसमें ऐड लगा हुआ है, मतलब मैं जो डाटा दे रहा हूँ लॉगिन होने के लिए, ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ, क्या वो सही हालत में है, सही फॉर्म में है, वैलिड फॉर्म में है। अगर ईमेल दे रहा हूँ तो उसमें ऐट का होना ज़रूरी है, .@gmail ऐसा होना चाहिए ईमेल, इससे हट के है तो फिर वो ईमेल ही नहीं है, ऐट नहीं उसमें है। पासवर्ड जो मैं दे रहा हूँ उसमें पासवर्ड जो है वो 6 करैक्टर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ फ़ौरन ही एरर देनी। तो ये चीज़ें वैलिडेशन में आ जाती हैं कि मैं जो डाटा दे रहा हूँ या यूज़र जो डाटा दे रहा है लॉगिन होने के लिए वो वैलिड भी है या नहीं। अब यूज़र जो है वो रजिस्टर भी हो रहा है, रजिस्टर होने के लिए भी वही दो चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, उधर भी वैलिडेशन भी, वेरिफिकेशन भी। तो ये रजिस्टर होता क्या है, जो यूज़र अकाउंट बनाता होता है उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अकाउंट बनाते हुए वो डाटा दे रहा है, उसको देखना, चेक करना कि इसने ईमेल एड्रेस सही दिया है, पासवर्ड 6 से ज़्यादा दिया है, नाम में डिजिट नहीं है, ये भी चेक, ये भी वैलिडेशन में आ जाता है, नाम में डिजिट नहीं होना चाहिए।
दो दो जगह पे पासवर्ड दे रहा, दोनों सेम होने चाहिए, ये वैलिडेशन में आ जाती हैं। वेरिफिकेशन इसके साथ भी इंक्लूडेड हुई है कि चेक करो कि ये बंदे का अकाउंट पहले भी तो नहीं बना हुआ, ये वेरिफिकेशन में आ जाती है, डेटाबेस को कॉल जाएगी एक। तो इस तरह से इसी तरह एक यूजर्स का भी एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन मैंने आपको बताया था यूज़र से जो यूज़ केस की तरफ मिला रही है वो एसोसिएशन है, ये भी एसोसिएशन ही है। एक्सटेंड, इंक्लूड, यूजेस, जैसे ये भी एसोसिएशन ही हैं, लेकिन इनका अपना एक नाम है कि वो एक इंक्लूड वाली है, एक एक्सटेंडेड है, एक यूजेस वाली है। तो कंफर्मेशन कैसे होती है? ऑर्डर की कंफर्मेशन अगर यूज़र पे करता है जब, तब उसकी कंफर्मेशन होती है। अब मैं इधर बैठा हुआ दराज.pk से मैं एक ऑर्डर कर दूं और फ़र्ज़ करें दराज नहीं लेता कैश ऑन डिलीवरी, काफ़ी और वेबसाइट्स हैं जो नहीं लेती, दराज तो चलो अब करता है ना कैश ऑन डिलीवरी। तो एक अली एक्सप्रेस है वेबसाइट, वहाँ पे मैं जब ऑर्डर करूँगा तो वो मुझे सबसे पहले एंड सारी चीज़ें होने के बाद मुझे कहेंगे कि पैसे दो, ठीक है, पैसे होंगे पहले पे, फिर ऑर्डर वहाँ से प्रोसेस होगा और आना शुरू होगी, डिलीवरी होगी। तो ऑर्डर जो हम आइटम सर्च करते हैं उसको कार्ट में डालते हैं, वो आगे एक्सटेंड होती हुई कंफर्मेशन के पास जाती है। तो कंफर्मेशन के साथ पेमेंट जो है उसका पेमेंट गेट का या उसका इस्तेमाल होता है, किसी बैंक का या क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का। तो ये पूरी डायग्राम है, यूज़ केस डायग्राम। इसका मकसद है रिक्वायरमेंट्स को। अब ये डायग्राम अगर मैं यही डायग्राम सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊँ उनको दे दूँ कि ये चीज़ बनाओ, उस ईजी हो जाएगा उनके लिए कि 2 यूज़र्स हैं इस्तेमाल करने वाले, सिस्टम में ये चीज़ें सारी बनानी है और कौन सा बंदा कौन सी चीज़ यूज़ कर रहा होगा, तो उनके लिए मसला ही सॉल्व। अब उन्होंने बनानी है, सारी चीज़ें वाजी होगी इस यूज़ केस डायग्राम का। तो आपने कहना है कि यूज़ केस डायग्राम है, इसमें सिस्टम बाउंड्री है, एक्टर्स हैं, यूज़ केसेस हैं अंदर ओवल्स में, और एक्टर्स को एसोसिएट किया हुआ एसोसिएशन लाइन से यूज़ केस के साथ। और फिर आगे कुछ फंक्शनैलिटीज़ या कुछ यूज़ केसेस आगे एक्सटेंड भी हो रही हैं, कुछ इंक्लूड हो रही हैं, कुछ यूज़ हो रही हैं, बस ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो बिज़नेस रूल्स कैटलॉग, इनको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। पीछे जो हम इनको रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। फंक्शनैलिटी हो, रिक्वायरमेंट हो, यूज़ केस हो, एक ही चीज़ के नाम है। तो ये रिक्वायरमेंट्स ही थी, ये हमने तस्वीर की सूरत में दिखाई थी, यहाँ वही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में। बिज़नेस रूल्स कैटलॉग को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। इसमें क्या हमने 2 यूज़र्स बताए हो, एडमन क्या कर सके, ऐड कर सके मेडिसिन आइटम और सारी चीज़ें, व्यू कर सके ऑर्डर्स को, और एनेबल डिसेबल कर सके, ऑर्डर्स को देख सके, ट्रांजैक्शंस को देख सके, यूज़र्स को देख सके, यूज़र जो है रजिस्टर हो सके, लॉगिन हो सके, मेन्यू लिस्ट देख सके, कैटेगरीज वाली सर्चिंग कर सके, कार्ट में डाल सके, ऑर्डर्स कर सके। तो ये वही जो हैं डिस्क्रिप्शन की सूरत में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, फंक्शनल क्या इसका मतलब। तो मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाने गया, मैंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर में ये काम होने चाहिए। अब मैं ये जो बता रहा हूँ कि ये होने चाहिए, लॉगिन हो, रजिस्टर हो, ये इनको कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यही फंक्शनैलिटीज़ उसमें होंगी। एक होती नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो कौन सी होती है? वो ये कि एक्चुअल वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कौन सी, उसकी एग्जांपल क्या है कि वो जो सिस्टम बनेगा वो क्रोम पे भी चले, वो फायरफॉक्स पे भी चले, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चले, वो सफारी पे भी चले, सारे ब्राउज़र्स पे चले। और ठीक है, अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब एप्लीकेशन बन के आएगी तो वो किस किस ब्राउज़र पे चलेगी, एक ठीक है, तो वो उस तरह की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, अब जितनी भी है यहाँ पे ये फंक्शनल है कि ये एप्लीकेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये आगे अब इजी होता जा रहा है क्योंकि हम एक पहले भी डायग्राम पढ़ चुके हैं। ये है आर्किटेक्चरल डायग्राम, ये आपके सेकंड असाइनमेंट में हमने बनाई थी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। इसका मकसद क्या है, सिस्टम को वही 3 लेयर्स हैं यहाँ पे भी, जो हमने पहले एक देखी थी स्लाइड ये वाली, इसमें भी हमने, लेकिन वो प्रोसेस मॉडल था, उसमें हमने डीपली डाटा के ऊपर फोकस किया कि कहाँ से रिक्वेस्ट होती है, कैसे रिस्पॉन्स होता है, वो चीज़ें बताई थी। इसमें हमने डिटेल में लेयर्स की
लेयर्स के अंदर क्या हो रहा है वो बताना। लेयर्स हैं वही, ये ऊपर यूज़र वाली लेयर, यूज़र इंटरफेसेस, जहाँ पे एप्लीकेशन नज़र आ रही है यूज़र को, जैसे अभी मैं बैठा हूँ मुझे जो स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है ये कौन सी लेयर है, मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ये यूज़र वाली लेयर है। अब पीछे स्क्रीन के पीछे क्या सॉफ्टवेयर है, वो ये मिडल वाली लेयर है, उसके नीचे फिर डाटाबेस लेयर है। अब यहाँ पे लेयर की बजाय टायर लिखा हुआ है, तो आप लेयर भी कह सकते हैं, टायर भी कह सकते हैं। तो 3 टायर आर्किटेक्चर भी इसे कहते हैं, इसको 3 लेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, इसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी कहते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर है, जहाँ पे यूज़र को कुछ दिखता है, इंटरेक्शन कर रहा है वो वाली। उसके नीचे है लॉजिक लेयर, इसको बिजनेस लेयर भी कहते हैं, इसको एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं, इसको लॉजिक लेयर भी कहते हैं, इसको मिडल लेयर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इसके नीचे डाटा लेयर या डाटाबेस लेयर कह लें, इसे डाटा टायर कह लें, वो वाली डाटाबेस वाले। और इन लेयर्स के दरमियान 2 वे कम्युनिकेशन है, ये मैसेज दे भी रही है, मैसेज ले भी रही है। इस तरह वो लेयर भी मैसेज दे रही है, मैसेज ले रही है। तो काफ़ी ये मिलती जुलती है वो पहली डायग्राम से। अब इनमें अगर मैं जूम करूं थोड़ा तो यूज़र जो है वो इसको मैसेज करता है, पहुंचाता है कि मुझे ये काम करना है, ये आगे डाटाबेस की तरफ। डाटाबेस में है क्या, एक्चुअल में वो स्टोरेज ही हो रही डाटा की, डाटाबेस है, और ये वापस मैसेज कर सकता है, ये वापस। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये वाली लेयर या यूज़र वाली लेयर डायरेक्टली डाटाबेस लेयर से बातें नहीं कर रही, दरमियान में लॉजिक लेयर या एप्लीकेशन लेयर है। अब इस एप्लीकेशन लेयर में जो जो काम हो रहे हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन है। ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में हो रही है कि ऑथोराइज्ड यूज़र जो है वो अपने अकाउंट में लॉगिन हो सके और अपना काम कर सके। डाटा की मूवमेंट और प्रोसेसिंग भी हो रही है कि यूज़र से डाटा मिल रहा है, आगे डाटाबेस की तरफ भी जा रहा है, एप्लीकेशन सारा प्रोसेस कर रही है, वो इसी दरमियान वाली में हो रहा है। लॉजिकल डिसीजन इवैल्यूएशंस, आपने देखा होगा कि ये हमारी एप्लीकेशन किन से बनी हुई है, पीएचपी पेजेस से। और पीएचपी पेजेस में क्या था, कोडिंग में वो था क्या, इफ एल्स लगे हुए थे लॉजिकल डिसीजंस के, अगर ये कंडीशन सही है तो ऐसा हो, अदरवाइज ऐसा हो, वो ये हो रही लॉजिकल डिसीजन। कैलकुलेशंस भी हो रही हैं, कहीं पे बिल बन रहा है प्रोडक्ट्स का, 5 अगर डाल ली हमने कार्ट में तो उनका कैलकुलेशंस हो रही हैं। कमांड्स हैं, ये वही डाटाबेस क्यूरीज भी हैं जो लगी हुई हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डाटाबेस क्यूरीज भी का भी इस्तेमाल हो रहा है डाटा को आगे डाटाबेस में भेजने के लिए, उधर से मंगवाने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। वैलिडेशन भी हो रही है, वेरिफिकेशन भी हो रही है। तो सारे काम जो है असल में इस मिडल वाली लेयर में हो रहे हैं। यूज़र इसे कुछ कहता है, ये आगे डाटाबेस से भी बात कर लेती है, और इस तरह से सारी वर्किंग हो रही है। तो ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, इसको 3 लेयर वाला आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। टीम स्ट्रक्चर है, तो आपने बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल से, पहले शुरू में जो इंट्रोडक्शन आया तो आपने अपना नाम बताया, आईडी बताया, ग्रुप मेंबर का इंट्रोडक्शन बताया। यहाँ पे आपने वही चीज़ बतानी कि मेरा ग्रुप पार्टनर का नाम ये है, हमारा ये ग्रुप आईडी है, और सारा वर्क हमने मिल के किया इसमें। ये टीम स्ट्रक्चर आपका, सारी वर्किंग आपने किया। प्रोजेक्ट शेड्यूल ये आपकी पहली असाइनमेंट में बनाया था एसआरएस में, लास्ट पे ये एक डायग्राम है एसआरएस के लास्ट पे। उसमें हमने, क्योंकि तब नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो पूरे साल का शेड्यूल देना था बना के कि हम अगले पूरे साल में जितनी एक्टिविटीज़ नेक्स्ट आएंगी वो कितने दौरानिए में करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, साथ नंबरिंग आईडी दिया हुआ, 1 2 3 4 5 8 एक्टिविटीज़ टोटल थी। टास्क ये रहने दें, टास्क नेम है, ड्यूरेशन है, स्टार्ट डेट है, फिनिश डेट है, और आगे एक डायग्राम बनती जा रही। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पहली असाइनमेंट बनाने के लिए उन्होंने 23 दिन हमें दिए थे। स्टार्ट डेट ये थी, फिनिश डेट ये थी, यानी सबमिट इस डेट को। तो इधर से पिक्टोरियल सूरत में या पिक्चर की सूरत में एक डायग्राम बन गई कि इस यहाँ से डेट शुरू हो रही, यहाँ डेट तक ये चीज़ हमने बनाई। मतलब अगर हम तस्वीर के ज़रिए मेंशन करेंगे इतनी डेट में, यहाँ से यहाँ तक। अब जो ये जो बोल्ड चीज़ें हुई हैं ना, ये हैं समरी, इनको कहते हैं समरी। जो ये
ये आपसे नहीं पूछेंगे वो कि कम समरी कौन सी है, डिटेल कौन सी है, ये कुछ वैसे बता रहा हूँ आपको। ये समरी है, ये उनके आगे डिटेल है, ये समरी है, उनकी डिटेल है, समरी डिटेल समरी डिटेल। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में स्पेसिफिकेशन यानी एसआरएस डॉक्यूमेंट जो आपने 23 दिन में बनाया, वो थोड़ा डिटेल में बताना कि उसमें था क्या क्या। उसमें स्कोप था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, यूज़ केस डायग्राम थी, यूज सिनेरियोज लिखे गए थे, मेथडोलॉजी और वर्क प्लान। ये चीज़ें उन्हीं 23 दिनों में, ये स्टार्ट डेट वही एंड डेट। तो ये एक जो है ये एक ही पार्ट है सारा, ठीक है। तो इतने एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो काम किया वो ये था। नेक्स्ट डिज़ाइन फेज़, वहाँ यहाँ तक ये देखिए डेट 10 तक ख़त्म हुई थी या जो भी वो वहाँ पे लिखा हुआ है। आगे डिज़ाइन फेज़ यहाँ से यहाँ तक आया, आगे टेस्ट फेज़ यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे फाइनल डिलीवरेबल यहाँ तक। तो टेस्ट फेज़ डिज़ाइन में क्या चीज़ें थी वो भी सारी लिखी हुई, 28 दिनों में बनाई थी, स्टार्ट डेट एंड डेट। टेस्ट फेज़ में टेस्ट फेज़ की डेवलपमेंट ही की थी जो कि 15 दिनों में हुई थी, ये स्टार्ट और ये। फाइनल डिलीवरेबल में हमने 3 चीज़ें बनाई थी, फाइनल कोड किया था यानी फुल एप्लीकेशन बनाई थी, फाइनल रिपोर्ट बनाई थी, फाइनल प्रेजेंटेशन, उनको जिप किया था, वो 45 दिनों में बनी थी, और शेड्यूल है ये, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम, ये आपके डिज़ाइन फेज़ में बनाई थी हमने। इसका मकसद कि जो हम पहले एसआरएस में बता के आए हैं कि कैसे सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे, उन्हीं की अब सीक्वेंस डायग्राम्स यानी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने सीक्वेंस डायग्राम्स बनाई कि वो चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। इस डायग्राम को भी समझना इजी है कैसे कि हम पहले कर आए हैं, ये भी वैसी ही मिलती जुलती है। इसमें भी 3 लेयर्स ही हैं। पहले हम जो देख रहे थे लेयर्स वो टॉप मिडल बॉटम इस तरह से थी, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट फिर मिडल फिर राइट साइड पे एक लेयर चली जाती है। तो ऊपर से नीचे पहले लेयर्स आ रही थी, अब लेफ़्ट से राइट की तरफ उनको घुमा दिया हमने। तो ये देखें यहाँ पे पहली लेयर वो यूज़र वाली, एक्टर वाली यानी वही आ गई। दरमियान में मिडल में वो हमारी पेजेस या एप्लीकेशन लेयर ही आ गई, और फिर आगे नेक्स्ट जो है वो हमारी डेटाबेस वाली लेयर आ गई, ठीक है। वही चीज़ ऐसे होगी इसमें। अब तो इसमें अब ये जो सीक्वेंस डायग्राम है ये एक नहीं है, ये बहुत सारी, ठीक है, नेक्स्ट आती जाती हैं। तो अभी मैं वापस पहली पे आ गया हूँ। एक को समझ लेने से सारियों की समझ आ जाएगी और बहुत इजी है। हर सीक्वेंस डायग्राम का एक नाम है, टॉप पे लिखा हुआ सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम्स कि हम सीक्वेंस डायग्राम्स की बात कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन वाली सीक्वेंस डायग्राम की बात कर रहे हैं। और अभी जो सीक्वेंस एसडी से मतलब सीक्वेंस डायग्राम ही, आईडी इसका एक है, रजिस्ट्रेशन। इस डायग्राम में हमने सिर्फ सीक्वेंस बतानी है, इसलिए इसको सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं कि इस डायग्राम में सीक्वेंस बतानी है कि काम हो कैसे रहा है, किस चीज़ का, रजिस्ट्रेशन का। यूज़र है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपसे वो काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यहाँ पे बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे यूज़ केस में आए थे उतने ही इसमें है। कैसे? ये तो वही एक्टर है, ठीक है, इसको एक्टर कहेंगे। एक्टर के नीचे जो ये डैश 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 लाइन छोटी सी यहाँ पे आके यहाँ तक ख़त्म हो गई है, इसको कहते हैं इनएक्टिव स्टेट या डेड स्टेट। मतलब कि ये जो यूज़र है ये यहाँ से लेके यहाँ तक सोया रहा है या ये एक्टिव नहीं था, कोई काम नहीं कर रहा। आगे जो ये पट्टी बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली रेड वाली, या ये उससे अपोजिट है, ये है एक्टिव स्टेट या लाइफ लाइन, इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले यूज़र चुप था, वो कोई काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे आके वो उठ गया या एक्टिव स्टेट, ज़िंदा हो गया, एक्टिव स्टेट में आ गया, लाइफ लाइन उसकी एक्टिव हो गई है। तो एक्टिव स्टेट में आके उसने एक मैसेज किया है, मैसेज नंबर 1, किसको? रजिस्ट्रेशन पेज को,
कि मुझे रजिस्टर होना है। अब वो भी पहले सोया हुआ था, वो भी उठ गया, एक्टिव हो गया, उसकी लाइफलाइन एक्टिव हो गई। अब इसने एक रिटर्न मैसेज किया है, क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया। अब ये जो तीर के निशान लगे हुए हैं ना, इनको मैं मैसेज कह रहा हूँ, इनको अपने मैसेज ही कहना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनको मैसेज कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ये मैंने आपको बताया ये लेयर्स ही हैं वही, और इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैसेज कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, वो मैसेज आगे उसको भी कर सकता है। राइट साइड पे जो तीर का निशान जा रहा है वो मैसेज है, जो राइट से लेफ्ट जा रहा है वो रिटर्न मैसेज है। तो यूज़र को वो रिटर्न मैसेज में फॉर्म दे देता है। यूज़र आगे तीसरे नंबर पे क्या काम कर रहा है कि उसको फिल करता है वो फिर, और ये भी मैसेज ही है। फिल करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देता है। तो जब वो रजिस्टर बटन पे अपनी इंफॉर्मेशन दे के रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देता है तो फिर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पेज को वो डाटा मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन पेज एक सेल्फ मैसेज करता है, अपने आप को मैसेजेस करना शुरू कर देता है, यानी अपने आप से इंटरेक्शन कर रहा है। एप्लीकेशन खुद से प्रोसेसिंग कर रही है, वैलिडेशन कर रही है, उस डाटा की वेरिफिकेशन कर रही है, और होने के बाद वो डाटा आगे डाटाबेस को भेज देती है कि ये लो इसे सेव करो। सेविंग होती है, वो अपनी सेविंग करता है, उसके बाद वो वापस मैसेज भेजता है सेव्ड का। डायरेक्टली डाटाबेस मैसेज इसको नहीं दे रहा, एक्टर को वापस एप्लीकेशन को दे रहा है कि मैंने सेव कर दिया। वो आगे मैसेज भेज देती है एक्टर को कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब ये कि डाटाबेस पहले सोया हुआ था, फिर एक्टिव हो गया, उसके बाद फिर सो गया, उसके बाद उसका डाटा, उसका कनेक्शन ही कट कर दिया गया, ये क्रॉस हो गया। तो इस डायग्राम की समझ आ गई कि इसमें क्या चीज़ें हैं, इसका मकसद क्या है। सीक्वेंस डायग्राम इसको कहते हैं, इसलिए कि इसमें सीक्वेंस ही बता रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा कैसे, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को मैसेज करेगा और तो कैसे होगी। ये एक्टर है, इनएक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट यानी लाइफलाइन, मैसेज, रिटर्न मैसेज, सेल्फ मैसेज, और बस ये हमारी वही टॉप वाली लेयर है, ये मिडल वाली, ये बॉटम वाली। नेक्स्ट जो है लॉगिन अकाउंट है। तो इसमें देख लें कि इसमें अब क्या हो रहा है, वही चीज़ है। इसमें जो सीक्वेंस है अब लॉगिन की है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ वर्किंग जो है ना वही बदली हुई है कि लॉगिन पे क्लिक करता है और वो सारी, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है वो व्यू ऑर्डर्स वाली, के ऑर्डर्स कैसे व्यू होंगे, वही चीज़ें हैं, सिर्फ वर्किंग बदली हुई है, ईजी है। नेक्स्ट जितनी भी हैं सारी में चीज़ें वही हैं, सिर्फ वर्किंग जो दरमियान में मैसेजेस हैं ना वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो उनको आप पढ़ लेना। इस डायग्राम को मैं अभी स्किप करता हूँ, ये हम वापस पे देखते हैं कि आगे वाली एक पढ़ लेंगे ना तो इसकी ज़्यादा समझ आएगी। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये हमने क्यों बनाई, ये क्या है, कब बनाई, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने बनाई। इसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसका इस्तेमाल हमने क्यों किया, ये किस चीज़ से रिलेट करती है, ये हमारे डाटाबेस के साथ रिलेट करती है। डाटाबेस अगर तो मैं डाटाबेस, फ़र्ज़ करें मैं अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ या एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर के साथ मुझे डाटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ऐसे ही बस डाटाबेस क्रिएट किया, टेबल्स बनाने शुरू कर दिए, टेबल्स के कॉलम्स बनाना शुरू कर दिए, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैंने जो एक दूसरे नंबर पे टेबल बनाया था उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया, वो वाला डाटा तो सेव ही नहीं करना, तो वो वाला डाटा तो सेव ही नहीं करना। फिर मैंने उसे डिलीट किया, तो और बनाता गया, तो मुझे उससे पहले मैंने मतलब होमवर्क नहीं किया। मैं चाहता तो एक अच्छी सी डायग्राम बना लेता, जैसे हमने यूज़ केस बनाई थी, उसे इजी हो गया कि क्या क्या बनाना है।
इसी तरह ये डेटाबेस बनाने से पहले भी ये डायग्राम बनाई जाती है। ये हमें हेल्प करती है कि हम ढूंढ सकें कि डाटा एक्चुअली किन चीज़ों का सेव करना है, वो हमें पता चले, फिर जाके हम डेटाबेस बनाएं तो वो इजी हो जाता है हमारे। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी है क्या? एंटिटी कोई भी चीज़ जिसका हम एंटिटी असल में किसी भी चीज़ को कहते हैं जो रियल वर्ल्ड में हो, या कोई कंसेप्ट भी हो, कोई इवेंट हो, किसी भी चीज़ को कहते हैं। फ्लैश ड्राइव को एंटिटी कहेंगे, कीज़ को भी कहेंगे, सिस्टम को भी कहेंगे, फ़ैन को भी कहेंगे, ऑर्डर्स को भी कहेंगे, किसी भी चीज़ को एंटिटी कह सकते हैं। हमने इस डायग्राम में कौन सी एंटिटीज़ बनानी हैं जिनका इस्तेमाल हमारे प्रोजेक्ट में है। अब मैं आपको बताता हूँ एंटिटी है क्या हमारे प्रोजेक्ट में। एंटिटी ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, वो एंटिटी कहलाएगी। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में एंटिटी क्या चीज़ है, ये जो रेक्टेंगल है, जहाँ जहाँ पे भी रेक्टेंगल लगी हुई है, ये एंटिटीज़ हैं। एडमन, क्या हम एडमन का डेटाबेस में स्टोर रखना चाहते हैं? हाँ जी, रखना है, क्योंकि उसका आईडी पासवर्ड रखना है ताकि वो लॉगिन हो तो उसकी वेरिफिकेशन की जा सके। कस्टमर का रखना है, बिल्कुल रखना है, उसकी सारी डिलीवरी एड्रेस समेत नाम पता सारी चीज़ें रखनी है, उसके ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन भी रखनी है, और उस ऑर्डर्स भी एंटिटी बन गई। कैटेगरीज वाली भी एक अलग बन जाती है एंटिटी, मेडिसिन आइटम्स वाली भी बन जाती है, पेमेंट्स वाली भी बन जाती है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं। अब इन एंटिटीज़ के, ये हमने एंटिटीज़ कर ली फाइंड। तो ये एंटिटीज़ जब हमने फाइंड कर ली, इनको हमने लिख लेना है रेक्टेंगल्स में। तो ये जितनी एंटिटीज़ थी इनको हमने रेक्टेंगल्स की सूरत में लिख दिया कि इन चीज़ों का हमने डाटा स्टोर करना है। सबसे पहले अब तो ये तो फाइनल हो गया कि ये चीज़ें डेटाबेस में आएंगी। अब इन चीज़ों का डाटा करना क्या है, स्टोर क्या क्या करना है। फ़र्ज़ करें एक सॉफ्टवेयर है, कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रोफेसर की एंटिटी हम बना लेते हैं कि प्रोफेसर का डाटा स्टोर किया जाएगा। अब प्रोफेसर का कौन सा डाटा स्टोर किया जाएगा? जो कॉलेज से रिलेट करता है वही करेंगे। ये तो नहीं है ना कि उसके बीवी बच्चों का भी डाटा साथ, और वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या खाता पीता है, वो भी हम वो तो रिलेट ही नहीं कर रहा। तो अगर हम देखें मेडिसिन आइटम एक है, एंटिटी है, तो मेडिसिन आइटम की क्या चीज़ हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं? उसका एक आईडी, उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी के ये आइटम अवेलेबल है या नहीं, इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो प्राइस उसकी ये डेटाबेस में स्टोर करनी है, कैटेगरी, स्टेटस, उसकी डिटेल। अगर हम किसी कस्टमर की एग्जांपल लें तो उसका क्या स्टोर करना है? कस्टमर का नाम, एड्रेस, पासवर्ड, उसका ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें। अब वो यहाँ पे अलग लिखी हुई हैं, वो आपको बताता हूँ क्यों लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमने एंटिटीज़ फाइंड की, वो रेक्टेंगल्स में लिख ली। मैं असल में ना बहुत ज़्यादा डीपली बता रहा हूँ तो आपको बर्डन शायद लगे कि इतनी चीज़ें हैं। जब मैं बता लूँगा तो फिर एक दफ़ा मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगा तो ये ईजी हो जाए। एंटिटीज़ फाइंड की हैं, वो रेक्टेंगल्स में आ गई। इन एंटिटीज़ का एक्चुअली स्टोर क्या करना है, वो इनके एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, इनकी खसूसियात बन जाती हैं। ऑर्डर की कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने सेव करनी है, ये ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर की उसकी डिलीवरी डिटेल, पेमेंट मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आईडी उसका, अमाउंट कितनी ऑर्डर की, स्टेटस के ऑर्डर का, ये चीज़ें डेटाबेस में स्टोर करनी है। अब एंटिटीज़ के दरम्यान में रिलेशनशिप भी होते हैं। तो एग्जांपल इसके लें तो दो एंटिटीज़ मैं आपको स्कूल की बताता हूँ। स्कूल में एक टीचर्स का हम डाटा रखना चाहते हैं, एक स्टूडेंट्स का डाटा रखना चाहते हैं, और एक कोर्स का भी कर लेते हैं, कोर्सेज़ का डाटा। तो हमारे पास तीन एंटिटीज़ हुई, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोर्सेज़। अब इनमें जो रिलेशनशिप्स बनने हैं ना, वो जो मेरा माइंड सोचेगा वो बनने हैं। ये नहीं है कि
पूरी दुनिया में कोई रूल है कि यही रिलेशन उसमें होना चाहिए। मैंने अपनी एप्लीकेशन को देखना है कि इनका रिलेशन क्या बन रहा है। अब बताएं कि स्टूडेंट का टीचर के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो मेरे ख्याल में नहीं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। स्टूडेंट का कोर्सेज के साथ रिलेशनशिप है, स्टूडेंट इनरोल करता है कोर्सेज को, टीचर टीच करता है कोर्सेज को, ठीक है। वो अब टीचर का डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ इतना नहीं है वो। इसी तरह हमारी इन एंटिटीज़ में भी रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं। रिलेशनशिप को हम डायमंड साइन से करते हैं शो, एंटिटी को रेक्टेंगल से, रिलेशनशिप को इसके साथ डायमंड साइन के साथ, और उसमें रिलेशनशिप का नाम भी लिख देते हैं। तो अब मुझे बताएं कि एडमन का और कस्टमर का क्या तल्लक है। उनका कोई ज़ाती तल्लक तो नहीं है, या एडमन दाने भेज रहा हो कस्टमर को, या एडमन का कोई और, वो हमने लिखना ही नहीं है। हमने अपनी एप्लीकेशन को देखना है कि एडमन का हमारी एप्लीकेशन में कस्टमर के साथ क्या तल्लक है। एडमन मैनेज कर रहा है कस्टमर्स को, ये तल्लक है बस। एडमन का ऑर्डर्स के साथ तल्लक क्या है, एडमन व्यू कर रहा है ऑर्डर्स को, या इसको भी मैनेज कर लें। एडमन का मेडिसिन आइटम्स के साथ क्या कहता है, वही मैनेज का, कि नई मेडिसिन ऐड कर दी, रिमूव कर दी। एडमन मैनेज कर रहा है पेमेंट्स को भी। कस्टमर ट्रैक कर रहा है अपना ऑर्डर, कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर, कस्टमर क्रिएट कर रहा है अपना एक अकाउंट, कस्टमर जो है वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो रिलेशनशिप्स हैं उनके वो बन जाए। अब इसमें एक चीज़ और रह गई ये जो रिलेशनशिप है कितने एडमन कितने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो एडमन एक ही है, इसलिए इधर से जो एसोसिएशन है उस पर एक है। अकाउंट्स ज़्यादा हैं तो इधर एम लिखा हुआ मैनी, 1 to many। तो ये आपने जब पहले भी अगर बैचलर में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो उसमें आपको, या डेटाबेस एमसीएस में भी पढ़ी है तो उसमें आपको रिलेशनशिप्स 4 किस्म के उसमें आते हैं। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये रिलेशनशिप्स 4 किस्म के। इन रिलेशनशिप्स को हम कहते क्या हैं, इनको कार्डिनलिटीज़ कहते हैं, CORD, इस तरह से कार्डिनलिटीज़। एक एडमन एक से ज़्यादा कस्टमर अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, एक एडमन एक से ज़्यादा ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा है, एक कस्टमर का एक ही अकाउंट है, एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, एक ऑर्डर कर दिया दूसरा ऑर्डर क्रिएट कर दिया, इस तरह से ये। तो ये कार्डिनलिटी है। 1M, कहीं पे MM भी लिखा आ सकता है, 1 to 1 भी आ सकता है। ये आगे फेवरेट कोर्स में भी आपकी ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। और क्या चीज़ आ गई इसमें यहाँ पे एक ना नया है रिलेशनशिप इज़ ए का, इसके साथ कार्डिनलिटी भी नहीं है, वो 1 to many वाला रिलेशनशिप भी नहीं है कोई। एडमन इज़ अ पर्सन, कस्टमर इज़ अ पर्सन, दोनों पर्सन है ना, तो दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें थी। दोनों का फर्स्ट नेम है, दोनों का लास्ट नेम है, दोनों की जेंडर भी है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी है, दोनों का ईमेल भी है, दोनों का फ़ोन भी है, एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये चीज़ ये दोनों की हैं। तो हमने क्या किया कि एक नई एंटिटी पर्सन वाली बना दी और उससे इनहेरिट कर दिया इनको। तो अगर आप देखें तो ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे इसके भी हैं, इसके भी हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 इसके ऊपर भी लिखना पड़ते, इसके ऊपर भी लिखना पड़ते, डायग्राम बहुत बड़ी हो जानी थी। तो हमने, और डाटाबेस इससे बनना था इस डायग्राम से जाके, तो वहाँ पे बहुत गंद बजना था वो। तो हमने एक नई एंटिटी बना ली, उसको ये चीज़ें दे दी और इनका उधर दिखा दिया कि ये रिलेशनशिप है इनका इज़ ए का, कि कस्टमर इज़ अ पर्सन। अब इनका मतलब क्या हुआ कि हम यही समझेंगे कि ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके भी हैं, इसके भी हैं। तो अब इनके कुछ कॉमन भी हैं, जैसे एडमन का एडमन आईडी
इसका अपना है, वो कस्टमर का नहीं है, वो इनके साथ साथ लिख देने हैं, एडमिन आईडी और एडमिन आईडी इधर भी है। अच्छा, इसमें जो हर एंटिटी के एग्जांपल दूँ आपको, पर्सन और एडमिन की एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हमने डेटाबेस में देखा था, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स थे उनमें जो पहला कॉलम होता था वो आईडी वाला होता था, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिससे आपको मैडम वो अपडेट क्यूरी भी चलवाती होती थी कि फलां आईडी वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दो या अपडेट कर दो, तो आप कंडीशन में लिखते थे कि अपडेट आईडी वेयर, अब अपडेट ये नाम का अपडेट करो, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 4, तो 4 वाली आईडी का वो चेंज हो जाता था। तो अब तो शायद थोड़ा भूल गया। वो उस टेबल की प्राइमरी की होती थी जो यूनिक बना रही है हर रिकॉर्ड को। तो इसलिए यहाँ पे भी हर एंटिटी को जो पहला हमने दिया हुआ है एट्रीब्यूट, उसको अंडरलाइन किया हुआ, मतलब ये की है, प्राइमरी की है। कस्टमर अकाउंट में भी इसमें अकाउंट आईडी इसकी प्राइमरी की है, ऑर्डर में भी ऑर्डर आईडी इसकी प्राइमरी की है। ये प्राइमरी कीज़ बन जाते हैं। इसकी आगे भी आपको और समझ आएगी जब मैं आपको इस दूसरा इसमें, अब ये पर्सन आईडी इसके साथ क्यों लगा हुआ आगे, क्योंकि इसका लिंक है पर्सन आईडी के साथ। ये लिंक जो है उसकी प्राइमरी की है पर्सन आईडी, पर्सन आईडी इधर आके यूज़ हुई है, तो इसका मतलब ये कि पर्सन आईडी का जितना कुछ है वो सारा इसका है। इस वजह से वो इसकी मलकियत भी बनती है। पर्सन आईडी कस्टमर के साथ भी लगी हुई है। अब एक तो थी इनकी अपनी आईडी, उसको कहते हैं प्राइमरी की। जो आईडी उधर से इधर आई हुई है उसको कहते हैं फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की। कहीं की आईडी इस टेबल में आके लगी हुई है तो यहाँ पे ये फॉरेन की कहलाएगी। अब ये कस्टमर आईडी जो है कहीं और जाके लगती है तो वहाँ पे ये फॉरेन कहलाएगी, इस तरह से। तो ये था इसका मकसद इस डायग्राम का, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसका मकसद था कि एंटिटीज़ फाइंड करें, क्योंकि यही एंटिटीज़ फिर उधर जाके टेबल बन जाते हैं। इन्हीं एंटिटीज़ के जो एट्रीब्यूट्स हैं उधर जाके उस टेबल के कॉलम्स बन जाते हैं, और उन टेबल्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो इधर वही बनते हैं जो इधर हम डायग्राम में रिलेशनशिप्स बना देते हैं कि एडमिन मैनेज कर रहा है, या इस तरह से वो रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। इस डायग्राम का मकसद क्या था, एंटिटीज़ फाइंड करना और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स फाइंड करना, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट फाइंड करना, वो दिखाना। तो इस तरह से ये सारी डायग्राम बन जाती है। इसमें एक नया रिलेशनशिप था इज ए का, इसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं, कि कुछ चीज़ें उधर से इनहेरिट होके उधर जा रही हैं, मिल्कियत बन रही हैं, ठीक है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बैठता हूँ तो मेरे बैठने का तरीका वैसा होता है जैसा अब्बू का है, ठीक है, कुछ चीज़ें इनहेरिट होके आई, वो चीज़ें। नेक्स्ट, ये वो डाटाबेस डायग्राम है। तो पिछली इसमें सिर्फ डायग्राम के ज़रिए ये हमने एंटिटीज़ फाइंड की, तो ये एंटिटीज़ बनी, उधर जाकर डाटाबेस में कॉलम बनते होते हैं। जब मैं डाटाबेस बना लेता हूँ अपना, उसमें कॉलम भी बना ली सारी चीज़ें, तो उसकी एक ना डायग्राम जनरेट होती है। वो डायग्राम है ये वाली डाटाबेस डायग्राम। तो अब इस डायग्राम में क्या है, वही उधर जो एंटिटीज़ थी, कौन सी थी, ये वाली एंटिटीज़, ठीक है। ये एंटिटीज़, अच्छा मेरे ख्याल में इसमें ना गलती है एक, वो आपको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो एंटिटीज़ फाइंड की थी ये उधर जाके टेबल बनते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल बनते हैं, ठीक है। और इनके जो ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं ये उधर कॉलम बनते हैं। तो अभी देखें, ये
वही पर्सन वाला एक टेबल बना, और इसके ऊपर ना वो मैं जब ये बना रहा था डेटाबेस की ये डायग्राम, तो इसमें मैं वो मैकेनिक लिखा आ गया, तो मैकेनिक एक और प्रोजेक्ट का था, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम मैं चेंज करना भूल गया, तो उसी में बने हुए डेटाबेस में ना मैंने वो वर्किंग स्टार्ट कर दी। उसका नाम जो है वो तो उसके बाद मैंने पिक्चर भी बना ली, सेव कर ली। ये मैं आपको ना इसमें अभी चेंज कर देता हूँ। अभी समझे, सिर्फ ये डेटाबेस का नाम है, आपका तो मेडिसन है ना, मैकेनिक आ रहा है अभी, लेकिन आपका मेडिसन है। यहाँ पे समझे कि इधर मेडिसन ही है, ये मैं आपको चेंज कर देता हूँ। आगे पर्सन टेबल, अकाउंट टेबल, ऑर्डर वाला टेबल, मेडिसन आइटम वाला, पेमेंट वाला, वही टेबल, मतलब उधर से जो एंटिटीज़ थी वो इधर आके टेबल बन गए, और उधर जो उनके एट्रीब्यूट्स बन रहे थे वो सारे वो इधर आके कॉलम बन गए। ये देख, प्राइमरी की वाला, फिर आगे ठीक है, वो सारे आपके कॉलम बनते जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो जैसे टेबल होता है उस तरह से नहीं दिखाया हुआ यहाँ पे इस डायग्राम में, इसका तरीका होता है ये दिखाने का। तो यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस डेटाबेस में ये एक टेबल है पर्सन नाम का, उसके ये कॉलम है, उनकी डाटा टाइप भी लिखी हुई है कि ये किस टाइप का है, वारचार का है, इंट टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का, किस टाइप का डाटा इनमें जाएगा। और उनकी लिमिट्स भी आगे दी हुई हैं कि जो नाम है वो 100 करैक्टर्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सेव होना चाहिए। तो अगर मैं फेसबुक पे अकाउंट बना रहा हूँ और अपना नाम 500 करैक्टर्स का दे देता हूँ, तो उसने लेना ही नहीं है, उसने कहना इतना लंबा नाम होता ही नहीं है, वो अपना सेव ही नहीं करना चाहते, इतना नाम डेटाबेस ख़राब नहीं करना चाहते। उसी तरह उधर जो एंटिटी रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप्स थे वो भी इधर लाइंस लगा के रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। इनके साथ कहीं कहीं पे की लगी हुई है ये वाली, तो ये शो कर रही है कि ये प्राइमरी की है इस टेबल की, इस टेबल की ये प्राइमरी की है, और एक और की भी लगी हुई जो कहीं और से आ रही है, पर्सन आईडी, ये उधर की प्राइमरी की है जो इधर आके लगी हुई है। तो यहाँ पे इसको कहेंगे फॉरेन की, तो उधर की प्राइमरी की इधर इस्तेमाल हुई है, तो इस टेबल में हम इसको कहेंगे फॉरेन की। तो ये डेटाबेस डायग्राम है। नेक्स्ट जो है यूज़र इंटरफेसेस आ गए आपकी एप्लीकेशन के। ये प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है हमने कि हमारी एप्लीकेशन दिखती कैसे थी, उसका इंटरफेसेस कैसे हैं, हमने कैसे डिज़ाइन किए हैं, कितने अच्छे बने हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने वो अपने इंटरफेसेस जो हैं वो दिखाते जाना। रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस तरह से, ये बहुत सारे हैं। इसके बाद लास्ट वाली जो है, लास्ट से पहले ना एक हम छोड़ आए थे, वो कर लें, क्लास डायग्राम ये छोड़ आए थे। तो ये भी मिलती जुलती है, ये जो आगे हम पढ़ी है ना हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसमें क्या था, हम एंटिटीज़ फाइंड करते थे, उनके एट्रीब्यूट्स बनाते थे कि उनकी खुसूसियात देखते थे, या कि हम क्या डाटा स्टोर करना चाहते हैं। तो वही चीज़ मैं चाह रहा था कि पहले इधर से समझ लें, फिर क्लास डायग्राम पे आएँ इस पर। ये एक और तरीका है सिस्टम में क्लासेस फाइंड करने का, इसको लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम कहते हैं। तो ये बिल्कुल मिलती जुलती है उससे। इसमें ये जो नाम लिखा हुआ पर्सन, पेमेंट्स, कस्टमर एडमिन, अकाउंट्स, कस्टमर ऑर्डर्स, ये सारी क्लासेस हैं। पर्सनस वाली क्लास, कस्टमर्स वाली क्लास, पेमेंट्स वाली क्लास, मेडिसिन आइटम्स वाली क्लास। अब इनमें जो आपसे वो क्वेश्चन करते हैं या जो चीज़ नोट करने वाली है, ये जो चीज़ आपने, वो ये कि यहाँ पर दरम्यान में एक लाइन लगी हुई है, कुछ चीज़ें ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। ऊपर वाली चीज़ों के साथ माइनस माइनस लगा हुआ है, नीचे वाली के साथ प्लस प्लस लगा हुआ है। ये माइनस वाली चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वही खसूसियात हैं, वही पर्सन का आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे अगर हम यूएसबी को देखें तो इसकी एक प्राइस है, इसका कलर है, इसकी कैपेसिटी है, ये चीज़ें, तो वो पर्सन की। और पर्सन कर क्या रहा है वो लाइन से नीचे है, फंक्शनैलिटीज़ लाइन के नीचे लिखी हुई हैं, उनके साथ प्लस वाला निशान लगा हुआ है, और उसके लास्ट पे वो ब्रैकेट्स भी लगी हुई है। तो मैंने आपको फंक्शन की पहचान भी बताई थी कि फंक्शन कर होता क्या, उसका नाम होता है, आगे पैरेंथेसिस होती है, पर्सन की खसूसियात, और वो काम कौन से कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं वो हर बंदा। अब पर्सन
इनहेरिट होके एडमिन की तरफ भी आ रहा है, कस्टमर की तरफ भी जा रहा है। तो इसका मतलब कस्टमर भी एडमिन भी दोनों बंदे लॉगिन भी हो रहे हैं, अपना पासवर्ड भी चेंज कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर रहे हैं। ये 3 काम है जो कॉमन है दोनों में, तो ये हमने ऊपर एक अलग से क्लास बना के उसको दे दिए। अब कुछ काम है जो ये इनके अपने अपने हैं, जैसे कस्टमर जो है वो रजिस्टर कर रहा है, ये एडमिन नहीं कर रहा, तो इनके जो अपने अपने काम है वो प्लेस ऑर्डर वाला, पेमेंट वाला, ये चीज़ें ये इनके साथ ही लिख देनी है हमने। डिफरेंट है, एडमिन में है कुछ मैनेज करता है वो सारी चीज़ों को, तो वो उनकी वहाँ पे है। अब तो ये समझ आ गई कि माइनस वाली एट्रीब्यूट्स हैं, खसूसियात हैं, और ये वाले जो हैं ये फंक्शन हैं जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब के साथ ऐसे लिखे हुए हैं, कुछ के फंक्शंस हैं ही नहीं, सिर्फ खसूसियात हैं, ठीक है। तो मेन जो बंदे होते हैं वही काम कर रहे होते हैं सारा, तो उन्हीं की वो खसूसियात भी होती हैं। इनके दरमियान अब जो एसोसिएशन है ना वो ये हैं कि सिंपल एसोसिएशन है, ये सिंपल एक लाइन जो लगी हुई सीधी लाइन, ये भी सिंपल एसोसिएशन है। ये तीर वाली ये इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। तो इस बिल्कुल आपने इसको इनहेरिटेंस कहना है, तीर वाली को। इसका मतलब क्या है कि ये सारी खसूसियात और ये सारे फंक्शन इनहेरिट हो गए, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो रिलेशनशिप या एसोसिएशन बन रही है वो इनहेरिटेंस वाली। 2 किस्म के और हैं, एक ये और एक ये। एक फील्ड डायमंड है, फील्ड डायमंड मतलब एक डायमंड शेप वाला है, वो फिल हुआ हुआ, इसको कहते हैं कंपोजिशन। एक जो फिल नहीं हुई खाली अंदर से, वो है एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन। ये होते क्या हैं, बड़ी आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। अगर ये पंखा ऊपर जो चल रहा है परों वाला, इसके अगर हम पर उतार दें तो इसको कोई भी पंखा नहीं कहेगा, ना इसमें हवा देनी है, इसका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो पंखे का और परों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वर्क ही नहीं कर सकते, ठीक है। मोटर नहीं होगी तो फिर भी नहीं काम चलेगा, पर नहीं होगी फिर भी नहीं काम चलेगा। तो ये वाला है एग्जांपल कंपोजिशन वाली, ठीक है, कंपोजिशन वाली। अब अगर आपको एग्जांपल दूं एग्रीगेशन की, वो कौन सी हो सकती है, तो ये हम फिल्मों में भी देखते हैं कि घर के बाहर एक मेल बॉक्स लगा होता है, ये ड्रामों में भी देखते हैं, वो जिसमें खत या मेल वो डाल के डाकिया चला जाता है। अब अगर वो बाहर जो घर के बाहर मेल बॉक्स लगा हुआ है, अगर वो बॉक्स नहीं रहेगा वहाँ पे, तो घर तो घर ही रहेगा, घर चलना बंद नहीं होगा घर का, ठीक है। तो जो उनके दरमियान घर में और मेल बॉक्स में रिलेशनशिप है वो वीक है। एक चीज़ ना भी हो, घर नहीं रहेगा तो मेल बॉक्स चलता रहेगा, कोई मसला नहीं, मेल बॉक्स नहीं होगा तो घर चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप वो वीक है, वो एग्रीगेशन, उसे एग्रीगेशन रिलेशनशिप कहते हैं। वो फील्ड नहीं होता, वो खाली होता है। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं उनके दरमियान में जो एसोसिएशन की हुई है वो कुछ तो स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है। जैसे यूज़र कस्टमर्स हैं, उनका अकाउंट का होना ज़रूरी है, नहीं तो वो कस्टमर है ही नहीं, ठीक है। इस तरह कुछ और रिलेशनशिप्स में, बाकी सिंपल हैं सारे। तो ये क्लास डायग्राम है, इसमें हम क्लासेस फाइंड करते हैं, उनमें हर क्लास में एट्रीब्यूट्स यानी खसूसियात उस क्लास की, उनकी फंक्शनैलिटीज़, उनके दरमियान में एसोसिएशंस, इनहेरिटेंस वाली है, एग्रीगेशन वाली है, और ये कंपोजिशन वाली, एग्रीगेशन वाली। तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये इनमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से बताएं कंपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई है, या आपको कंपोजिशन पे ला के कह सकते हैं कि ये क्या है, तो आप थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और इसके बाद बस ये प्रेजेंटेशन है सारी। लास्ट पे एक स्लाइड है, तो मैं आपको दिखाऊं, ये लास्ट पे आएगी इसमें। अच्छा, जब आपसे वो यहाँ पे आते हैं सीक्वेंस डायग्राम की पहली जो सीक्वेंस डायग्राम है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे ना जब, तो नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको कहेंगे नेक्स्ट करते जाएं, दूसरी की नहीं सुननी उन्होंने, तीसरी की नहीं सुननी, इतना टाइम नहीं होता उनके पास, क्योंकि सारी एक जैसी हैं।
तो वो नेक्स्ट करवाते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा ये बताएं इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने पहले बताना है, फिर आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये बताएं इसमें रिलेशनशिप किस चीज़ को कहते हैं, वो आप डायमंड साइन को कहते हैं। 1 और M ये क्या लिखा होगा, आपने कहना कार्डिनैलिटी है या एसोसिएशन है, कितनी 1 to many है, many to 1 है, many to many कौन सी है, इस तरह से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ के बारे में पूछें, ठीक है, नेक्स्ट भी करवाते जा सकते हैं। अगर शुरू में ही हम इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दे देते हैं और पहली 3-4 स्लाइड्स में ही इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आगे आगे जाते जाते उन्होंने कहना इसको सब पता है, नेक्स्ट करते जो भी करते जो एंड पे जाके उन्होंने कहना ठीक है आपकी होगी। तो उन्होंने असल में आपका नॉलेज चेक करना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कितना पता है। तो लास्ट स्लाइड पे जब जाते हैं हो उसमें टूल्स एंड लैंग्वेजेस, कि आपने पूरा साल वर्क किया है, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की। तो टूल्स में आपने एक तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया, इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जिसमें हमने कोडिंग फाइल्स क्रिएट की, सेव की, टेक्स्ट को एडिट कर रहे थे, कोड ही है वो टेक्स्ट, उसका वर्जन भी साथ लिखा हुआ 3.0, हमने वो इस्तेमाल किया। वर्जन खैर ज़रूरी नहीं है, नाम ज़रूरी है। सबलाइम टेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया, ये टूल था। वैम्प सर्वर इस्तेमाल किया, ताकि वो जो सबलाइम टेक्स्ट में पेजेस हमने बनाए हैं वो वैम्प सर्वर की डायरेक्टरी में रखते थे, तो सर्वर को चलाते थे तो ये उस एप्लीकेशन को चलाता था। MS विजियो का इस्तेमाल किया, उसमें हमने कौन सी चीज़ बनाई, तो विजियो में हमने सारी डायग्राम्स बनाई हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम्स, आर्किटेक्चर डायग्राम, सारी डायग्राम्स इसमें बनाई। MS प्रोजेक्ट का इस्तेमाल हुआ, वो उसमें हमने क्या बनाया, शेड्यूल जो बनाया था, शेड्यूल वो इसमें बनाया था, वो एक ही सिर्फ, और कुछ नहीं इसमें बनाया। तो ये टूल्स हमने या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। कुछ लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल की, यानी कोडिंग किस टेक्नोलॉजी में की, कौन सी लैंग्वेजेस थी, तो HTML का इस्तेमाल किया, जो कि हाइपर, मैंने साथ लिख भी दिया ताकि आप वो पूछे ही ना मैं ये भी पूछ सकता था ना, HTML स्टैंड्स फॉर, पूछ सकता ना मैंने साथ ही लिख दिया, तो अब तो पूछेगा ही नहीं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये। अच्छा HTML क्या है, लैंग्वेज है जिसमें हम बटन्स, टेबल्स, इमेजेस, लिंक, पेज के ऊपर जो भी दिख रहा होता है हमें सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो सारी चीज़ें HTML में बनाते हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, इस CSS लैंग्वेज के ज़रिए हम उन्हें स्टाइल करते हैं, कलर दे दिया, पैडिंग दे दी, मार्जिन दे दिया, ये सारी चीज़ें। PHP का पहला P PHP ही है, उसके बाद HP जो है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने कोडिंग में, अपनी कोडिंग में कुछ प्रोग्रामिंग का भी इस्तेमाल किया, इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया, लूप का इस्तेमाल किया, फंक्शंस का इस्तेमाल किया, वो चीज़ें, वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, वो PHP लैंग्वेज के ज़रिए हुई। साथ में कुछ क्यूरीज भी लिखी, सेलेक्ट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, 4 क्यूरीज का इस्तेमाल किया। वो डेटाबेस क्यूरीज, वो लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज ही है एक, उसका इस्तेमाल हो गया। तो ये टूल्स थे, ये लैंग्वेज थी, हमने इनका इस्तेमाल करके हमने प्रोजेक्ट बनाया और वो वर्क हो रहा है, ठीक है। तो बस ये है, इसके बाद प्रेजेंटेशन बंद हो जाती है। यहाँ पे होने के बाद फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट, आपका जो भी वाइवा ले रहा है आपसे ये अभी तक, वो आपसे कहेगा कि आप अभी थोड़ा होल्ड करें या वेट करें, मैं आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कॉल कर लूँ, या वो भी लाइन पे आ जाएं। हो सकता है वो उसी के पास ही बैठा हो सकता है वो कहीं और बैठा हो और वो आके ज्वाइन कर ले आपकी स्काइप कॉल को। तो वो जो बंदा है वो आएगा, तो पहले वाला सुपरवाइज़र चुप कर जाएगा, वो आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपने कहना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या अगर आप ज़रूरी नहीं आप इसी की तैयारी करें, आपको किसी और सब्जेक्ट पे ग्रिप है, कंप्यूटर साइंस का, प्योर कंप्यूटर साइंस का, तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन उसकी फिर आपको तैयारी करना होगी। आप प्रोग्रामिंग CS201 कह सकते हैं, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, नेटवर्क्स कह सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कुछ भी। तो फ़िलहाल अगर तो यही इसी डेटाबेस की करनी तैयारी, तो आपने कहना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरा कोर्स है जिसका कोड है CS403, तो उन्होंने कहना है ठीक है।
इसमें से फिर वो आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा उसकी तैयारी हम नेक्स्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चंस जो मेन पूछता है वो यही कि डेटाबेस की डेफिनेशन सुना दो, डेटाबेस होता क्या है, प्राइमरी की क्या होती है, टेबल किसे कहते हैं, रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और फॉरेन की का पूछ सकता है। तो मेन चीज़ें हैं जो ये इनकी हम तैयारी करेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन आपसे प्रेजेंटेशन में पूछेगा, 4-5 आपसे फेवरेट कोर्स में से पूछेगा, और वाइवा एंड हो जाएगा। ठीक है, और वाइवा अलग अलग होना है, पहले ग्रुप पार्टनर का होना है, फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप वाले का होना है।